हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री में। मैं हूं प्रियंका भारती और आप देख रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, इस चैनल पर हम हिस्ट्री ऑनर्स का सिलेबस कवर करते हैं। तो जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करें वर्ल्ड हिस्ट्री को हिस्ट्री पढ़ने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 2 के कोर 4 का 3rd चैप्टर बिस्मार्क की विदेश नीति। स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी डिले। बिस्मार्क। क्या बिस्मार्क सुन के आपके माइंड में भी वही आया जो मेरे माइंड में आया? अगर आपने भी वही सोचा तो बिल्कुल सही सोचा। मतलब बिस्मार्क सुन के सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? तो जर्मनी का एकीकरण। हाँ, वही बिस्मार्क जिसने कई सारे छोटे छोटे राज्यों को एकीकृत करके विशाल जर्मनी का निर्माण किया था, जर्मनी का एकीकरण किया था। वही बिस्मार्क जिसका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली था। वही बिस्मार्क जो काफ़ी बड़ा कूटनीतिज्ञ था। वही बिस्मार्क जो बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था और दूरदर्शी था। बिस्मार्क की विदेश नीति को समझने से पहले हम विदेश नीति समझते हैं। तो नीतियाँ दो प्रकार की होती है, गृह नीति और विदेश नीति। गृह नीति किसी भी देश की आंतरिक नीतियाँ होती है या किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकती है, और विदेश नीति किसी भी देश की बाहरी नीतियाँ, अर्थात उस देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों के साथ कैसा संबंध है, यह विदेश नीति होती है। बिस्मार्क की विदेश नीति। तो 1871 में जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने जर्मनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शक्तिशाली देश बना दिया था। ये तो सभी को पता है, जर्मनी काफ़ी शक्तिशाली देश बन चुका था। उसका प्रभाव पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा सकता था। सभी देश उससे भयभीत थे और जर्मनी स्वयं भी भयभीत था। अर्थात उसे भय था कि अभी अभी क्योंकि उसका एकीकरण हुआ है तो और भी जो शक्तिशाली देश थे वो आगे चलकर फिर से युद्ध ना कर दे। तो बिस्मार्क ने इसलिए विदेश नीतियाँ अपनाई, आगे चलकर कई संधियाँ की ताकि जो जर्मनी है उसका प्रभाव बना रहे, उसका प्रभुत्व बना रहे। इसलिए उसने क्या किया, जर्मनी को संतुष्ट राज्य घोषित कर दिया। अर्थात उसने साम्राज्यवादी नीति को छोड़ दिया क्योंकि किसी भी प्रकार से अब उसे जर्मनी का प्रभुत्व बनाए रखना था। तो बिस्मार्क की विदेश नीतियों से पूर्व हम उसकी पृष्ठभूमि को जानते हैं। तो 1870 में सीडान के युद्ध में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय की पराजय हुई। उसे प्रसा के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। 1870 ईस्वी में सीडान के युद्ध में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा। और इसके बाद 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि की गई। किसके बीच? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच। क्योंकि जर्मनी काफ़ी शक्तिशाली देश बन चुका था, तो अक्सर हम देखते हैं कि हम प्रभावशाली लोगों को ही किसी समझौता करना होता है तो प्रभावशाली लोगों को आमंत्रित करते हैं। तो इसी प्रकार से 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि में प्रसा ने जर्मनी को आमंत्रित किया। में क्या हुआ कि फ्रांस से जो अल्सास और जो लॉरेन उसका क्षेत्र था, अल्सास और लॉरेन बहुत ही खनिज संपदा से परिपूर्ण क्षेत्र था। तो इस संधि में जो जर्मनी था उसने अल्सास और लॉरेन का क्षेत्र उससे छीन लिया, अर्थात फ्रांस से छीन लिया। इससे फ्रांस काफ़ी क्षुब्ध हुआ, उसका जो सम्मान था उसको काफ़ी ठेस पहुंचा। तो इसके बाद से ही फ्रांस और जर्मनी के बीच में मनमुटाव हो जाता है। और इसके अलावा युद्ध के हट जाने के रूप में उसको 20 करोड़ पाउंड की धनराशि देने का भुगतान का भार उसके ऊपर लाद दिया गया फ्रांस को, कि आपको इतनी धनराशि यानी कि युद्ध का हट जाना आपको देना होगा। इसके अतिरिक्त भुगतान ना होने तक, अर्थात जब तक आप उसका भुगतान नहीं कर देते हैं, जर्मनी की एक सैनिक टुकड़ी फ्रांस में तैनात की गई जिसका खर्च वहन करने का दायित्व फ्रांस को सौंपा गया। अर्थात जितना भी सैनिक वहाँ तैनात किया गया था उसका खर्च कौन उठाएगा? तो फ्रांस उठाएगा। इस प्रकार फ्रैंकफर्ट के संधि की सभी शर्तें फ्रांस के लिए अपमानजनक थी। यह संधि 1871 ईस्वी के पश्चात जर्मनी की विदेश नीति का आधार बनी, क्योंकि अब जर्मनी को भय हो चुका था कि फ्रांस से उसकी शत्रुता हो चुकी है। उसने फ्रांस से अल्सास और लॉरेन के क्षेत्र को छीन लिया है, तो फ्रांस तो उसको छोड़ेगा नहीं, बदले की भावना उसमें आ गई थी। और क्योंकि अभी अभी जर्मनी का एकीकरण हुआ था तो इसके जर्मनी के लिए यह बहुत ज़रूरी था कि अन्य देशों के साथ वह अच्छा संबंध बनाए रखे, ताकि आगे चलकर अगर युद्ध जैसे कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो अन्य जो देश हैं वो उसकी मदद कर सके। तो यही सोच को लेकर के, इसी को सोच के बिस्मार्क ने कई विदेश नीति अपनाई और कई सारे संबंध स्थापित किए। अब है पृष्ठभूमि।
1871 से 1891 ईस्वी तक बिस्मार्क की विदेश नीति निम्नलिखित विचारों पर आधारित थी। अर्थात उसने जो विदेश नीति अपनाई थी वो निम्न विचारों पर आधारित थी। पहला, जर्मनी का एकीकरण हो जाने के बाद बिस्मार्क यूरोप महाद्वीप में शांति चाहता था, अतः उसने सीमा विस्तार की नीति को छोड़कर घोषणा की कि जर्मनी एक संतुष्ट राष्ट्र है। जैसा कि मैंने बताया कि अब वह साम्राज्यवाद यानी का विस्तार नहीं चाहता था, क्योंकि काफ़ी मशक्क़त के बाद उसने जर्मनी का एकीकरण किया था और वह इसके प्रभुत्व को खोना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने कहा कि जर्मनी एक संतुष्ट राज्य है, इसको अब कुछ भी नहीं चाहिए, संतुष्ट राष्ट्र है और इतने में ही जितना है उतना में ही खुश है। दूसरा, बिस्मार्क महाद्वीपीय दृष्टिकोण का समर्थक था। वह जर्मनी को साम्राज्यवादी नीति से दूर रखना चाहता था। वह इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस और इटली आदि प्रमुख राज्यों से घनिष्ठता स्थापित करना चाहता था ताकि यूरोप में शांति बनी रहे, और वह यह भी चाहता था कि बाकी देशों के साथ उसके अच्छे संबंध हो और साथ ही साथ यूरोप में शांति बनी रहे। बिस्मार्क को सबसे बड़ा खतरा फ्रांस से था, अतः वह फ्रांस को यूरोप की राजनीति से मित्रहीन बनाना चाहता था। अर्थात वह स्वयं अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना चाहता था और वह चाहता था कि किसी भी प्रकार से फ्रांस को मित्रहीन बना दिया जाए, अर्थात उसे अकेला कर दिया जाए। फ्रांस को आंतरिक रूप से भी निर्बल बनाए रखा जाए, इस दृष्टि से भी फ्रांस में गणतंत्र व्यवस्था का समर्थन किया जाए ताकि इस व्यवस्था के अंतर्गत फ्रांस अपने मतभेदों का शिकार बना रहे। उसने क्या किया कि ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि उसमें फ्रांस में गणतंत्र व्यवस्था बना रहे और वह अपने देश की राजनीति में ही उलझा रहे, ताकि अन्य देशों की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाएगा, तो वह फ्रांस जो है वह अकेला होता जाएगा। फोर्थ है, बिस्मार्क की दृष्टि से रूस का सर्वाधिक महत्व था। उसने कहा था, रूस मेरी विदेश नीति की धुरी है। हालांकि रूस के साथ भी जर्मनी का संबंध उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि हमने पहले देखा था कि किस प्रकार से बर्लिन कांग्रेस में उसने रूस के खिलाफ उसके साथ मतभेद किया था। तो इसी वजह से जर्मनी के साथ रूस का संबंध अच्छा नहीं था। फिर भी बिस्मार्क जानता था कि रूस के साथ मित्रता काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि रूस भी काफ़ी शक्तिशाली राष्ट्र था। फिफ्थ है, उस समय इंग्लैंड शानदार अलगाव की नीति का पालन कर रहा था। बिस्मार्क ने ऐसी विदेश नीति का पालन करना उचित समझा जिसका इंग्लैंड की विदेश नीति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, अतः उसने जर्मनी की जल सेना का विस्तार करने का विचार छोड़कर थल सेना का ही विस्तार किया। उसने कहा था, जर्मनी स्थल चूहा है जबकि इंग्लैंड जल चूहा है। स्थल चूहा व जल चूहा में संघर्ष नहीं हो सकता। अर्थात कहने का अर्थ है कि जब जर्मनी ने देखा कि इंग्लैंड जो है वो अपनी जल सेना का विस्तार कर रहा है, तो जर्मनी ने क्या किया कि अपनी जल सेना का विस्तार छोड़ करके थल सेना का विस्तार करना शुरू किया, ताकि उन दोनों के जो विचार हैं वो आपस में टकराए ना। सिक्स है, पूर्वी समस्या में बिस्मार्क की कोई रुचि नहीं थी। वह उसे तनावपूर्ण समस्या मानता था, इसीलिए वह कहता था, कुस्तुनतुनिया से आने वाले डाक को मैं कभी खोलता भी नहीं, या फिर मैं कभी नहीं खोलता। तो पूर्वी समस्या में जो आपस में साम्राज्यवाद को लेकर, उसके विस्तार को लेकर जो आपस में मतभेद था सभी देशों में, इसमें बिस्मार्क की कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसीलिए वह कहता था कि कुस्तुनतुनिया से आने वाले डाक को मैं कभी खोलता भी नहीं हूँ। बिस्मार्क की विदेश नीति के सिद्धांत, आखिर क्या क्या सिद्धांत थे उसकी विदेश नीति करने की। तो पहला था अपनी विजयों को सुरक्षित रखना। उसने काफ़ी मुश्किलों के बाद जर्मनी का एकीकरण करने में सफलता पाई थी, तो उसको वह बनाए रखना चाहता था। जर्मनी का प्रभुत्व वह लंबे समय तक बनाए रखना चाहता था। उसका जो मेन पर्पस यही था। दूसरा, फ्रांस को मित्रहीन बनाना, क्योंकि उसने फ्रांस से तो दुश्मनी ले लिया था, तो उसको किसी भी प्रकार से मित्रहीन बनाए रखना ताकि अन्य देश फ्रांस की सहायता ना करे और उसका प्रभुत्व बना रहे। चौथा है, फ्रांस के विरुद्ध व जर्मनी के पक्ष गुटबंदी करना। फ्रांस के खिलाफ, यानी कि फ्रांस के जो दुश्मन देश हैं उनके साथ मिलकर के गुटबंदी करना, ये उसके सिद्धांत थे। एक इतिहासकार ने लिखा है, बिस्मार्क यूरोप महाद्वीप में जर्मनी को संतुष्ट साम्राज्य बनाना चाहता था। उसकी विशेष इच्छा थी कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन यूरोप की राजधानी का केंद्र बने, और इसमें वह सफल भी हुआ, क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार से 1878 में बर्लिन कांग्रेस बुलाया गया
और जबकि मसला बर्लिन का था भी नहीं, अर्थात जर्मनी का था भी नहीं, फिर भी समझौते के लिए बिस्मार्क को ही अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये जो सपना था बिस्मार्क का, इसमें वह सफल भी हुआ और उसने जर्मनी की राजधानी बर्लिन को यूरोप की राजधानी का केंद्र भी बनाया। अब है बिस्मार्क की विदेश नीति की सफलताएं। आखिर बिस्मार्क ने जो विदेश नीतियां लागू की तो उसमें क्या क्या सफलताएं उसे प्राप्त हुई। उपयुक्त सिद्धांतों के आधार पर बिस्मार्क ने अपने 20 वर्ष के कार्यकाल में वैदेशिक क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य किए। पहला है त्रिसम्राट संघ की स्थापना। तो सबसे पहले तो जर्मनी ने रूस और ऑस्ट्रिया के साथ मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि उसे लगता था कि ऑस्ट्रिया और रूस काफ़ी शक्तिशाली देश है और इनके साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार काफ़ी उचित रहेगा। रूस व ऑस्ट्रिया की मित्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से बिस्मार्क ने इन राष्ट्रों को 1872 ईस्वी में बर्लिन में आमंत्रित किया। तीनों देशों के सम्राटों ने एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके आधार पर ऑस्ट्रिया, जर्मनी और रूस के मध्य 1872 ईस्वी में त्रिसम्राट संघ की स्थापना हुई। तीनों राष्ट्रों ने मिलकर निर्णय लिया कि 1871 ईस्वी की प्रादेशिक व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा। तो 1872 में बर्लिन में तीनों देश ऑस्ट्रिया, रूस और जर्मनी शामिल हुए और तीनों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसमें निर्णय लिया गया कि 1871 ईस्वी की प्रादेशिक व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा। बाल्कन समस्या का तीनों के लिए मान्य हल निकाला जाएगा और अपने अपने देश में क्रांतिकारी भावनाओं का दमन किया जाएगा। ये निर्णय लिए गए 1872 में जो त्रिसम्राट संघ हुआ उसमें। तीनों सम्राटों की यह मित्रता आगे चलकर और भी मजबूत हो गई। दूसरा है द्विगुट निर्माण। 1878 ईस्वी में बर्लिन संधि के फलस्वरूप रूस और जर्मनी के संबंध खराब हो गए। जैसा कि हमने पढ़ा था 1878 में बर्लिन की संधि हुई और इसी में रूस और जर्मनी के संबंध खराब हो गए। अतः बिस्मार्क को रूस और फ्रांस की मित्रता के प्रति आशंका प्रतीत हुई। संबंध खराब होने के बाद बिस्मार्क को लगा कि अब रूस जो है हो सकता है वह फ्रांस के साथ मिल जाए, और वह क्योंकि फ्रांस को एक अकेला करना चाह रहा है और कहीं क्या पल्ला उल्टा ना पड़ जाए, तो इसी के वजह से उसे आशंका प्रतीत हुई। और इस संकट को टालने तथा उसका मुकाबला करने के लिए बिस्मार्क ने 1879 ईस्वी में ऑस्ट्रिया जर्मनी के मध्य द्विराज्य संधि को संपन्न किया। तो बिस्मार्क ने क्या किया, 1879 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी के मध्य द्विराज्य संबंध स्थापित किया, क्योंकि वह त्रिसम्राट संघ तो वह खत्म हो चुका था रूस के वजह से। इस संधि के फलस्वरूप रूस व फ्रांस के संयुक्त आक्रमण के विरुद्ध जर्मनी और ऑस्ट्रिया द्वारा मिलकर प्रतिरोध करने का निश्चय किया गया। इस संधि में कहा गया कि आगे चलकर अगर रूस किसी भी प्रकार से आक्रमण की कोशिश करता है तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी जो है वो मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। तीसरा है त्रिगुट या त्रिराज्य संधि। वो डिफरेंट था, वो त्रिसम्राट संघ था, ये त्रिराज्य संधि है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बिस्मार्क यूरोप की राजनीति में जर्मनी की स्थिति को त्रिकोणात्मक बनाना चाहता था। त्रिसम्राट संघ के भंग हो जाने के कारण बिस्मार्क की विदेश नीति का संतुलन बिगड़ गया था। जो उसकी इच्छा थी कि सभी देशों के साथ उसके अच्छे संबंध स्थापित हो, तो वह टूट चुका था। वह हर संभव तरीके से जर्मनी के पक्ष में तीन राष्ट्रों की मित्रता को आवश्यक समझता था, क्योंकि आगे चलकर अगर किसी प्रकार की युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो वह अकेले सब देशों का सामना नहीं कर सकता था। इसीलिए वह समझता था कि अन्य राष्ट्रों के साथ उसकी मित्रता काफ़ी आवश्यक है। अतः 1882 में उसने द्विराज्य संधि में इटली को सम्मिलित कर त्रिराज्य संघ की स्थापना की। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि 1879 में उसने ऑस्ट्रिया के साथ संधि कर ली, जो कि पहले भी उसने किया था त्रिसम्राट संघ में भी, परंतु वह रूस के 1878 में जो बर्लिन कांग्रेस हुआ उसमें जब रूस के ऊपर जो इतने सारे जो नियम कानून लादे गए थे, तो उसके वजह से वह संधि फिर टूट जाती है और आगे चलकर ऑस्ट्रिया और जर्मनी में 1879 में संधि हुई और अब 1882 ईस्वी में इसमें इटली को भी सम्मिलित कर लिया गया। तो इटली को सम्मिलित कर जर्मनी की स्थिति को मजबूत कर लिया गया। इसमें निम्न निर्णय लिए गए। इटली ऑस्ट्रिया के विरुद्ध कोई प्रचार नहीं करेगा, अर्थात इटली जो है वो ऑस्ट्रिया के खिलाफ कोई भी प्रचार नहीं करेगा।
फ्रांस के आक्रमण से इटली की रक्षा की जाएगी। अगर फ्रांस अगर उन देशों पर आक्रमण करने की कोशिश करता है या इटली पर आक्रमण करने की कोशिश करता है तो उसकी रक्षा की जाएगी। इटली अन्य देशों की ऐसे अवसर पर सहायता करेगा और अन्य देशों का जो भी मतलब उसके इटली के अलावा जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया थे वो आक्रमण के समय इटली उन देशों की सहायता करेगा। यदि इन तीनों देशों पर कोई भी आक्रमण करेगा तो तीनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। तो ये सभी निर्णय लिए गए और त्रिराज्य संधि की गई। यह संधि गुप्त और रक्षात्मक थी और 5 वर्ष के लिए की गई थी। ये जो संधि थी वो गुप्त थी, अर्थात इसकी जानकारी अन्य देश जैसे रूस को तो बिल्कुल भी नहीं थी। चौथा है रूस के साथ पुनर्वासन की संधि। तो अभी तक तो हमने पढ़ा कि रूस के साथ उसके संबंध खराब हो चुके थे जर्मनी के, तो फिर उसके साथ संधि कैसे हो सकती है। तो आगे अभी हम पढ़ते हैं। बिस्मार्क अपनी विदेश नीति में रूस को सर्वाधिक महत्व देता था। यद्यपि 1878 ईस्वी में रूस जर्मनी से नाराज था, फिर भी बिस्मार्क रूस की मित्रता को जर्मनी के हित के लिए आवश्यक समझता था। अतः 1887 ईस्वी में रूस के साथ गोपनीय ढंग से पुनर्वासन की संधि की गई, जिसे गुप्त रखा गया। मतलब उनको जो बिस्मार्क जो था वो काफ़ी चालाक था। उसने जब त्रिराज्य संधि की स्थापना की तो उसकी जानकारी रूस को नहीं हुई। जब उसने रूस के साथ पुनर्वासन की संधि की स्थापना की तो इसकी जानकारी अन्य देश जैसे ऑस्ट्रिया या इटली को नहीं दिया। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर रूस जर्मनी से नाराज था तो वह संधि के लिए राजी कैसे हो गया। तो इसका भी एक मुख्य कारण था और कारण ये था कि उस समय बाल्कन प्रदेश में रूस और ऑस्ट्रिया के जो संबंध है वो आपस में टकराते थे, अर्थात दोनों ही क्षेत्रों के लिए आपसी टकराव था। बाल्कन प्रदेश में अपने साम्राज्य विस्तार के लिए ऑस्ट्रिया और रूस दोनों में ही टकराव था। तो इस वजह से रूस ने पुनर्वासन की संधि में यह शर्त रखी थी कि इस संधि में अगर ऑस्ट्रिया को सम्मिलित नहीं किया जाता है तभी वह संधि का हिस्सा बनेगा, अर्थात तभी वह संधि करेगा। ऑस्ट्रिया को इसकी भनक भी नहीं थी। इस संधि के अनुसार रूस और जर्मनी के बीच यह तय हुआ कि यदि उनमें से कोई भी एक तीसरे देश से युद्ध में फंस जाए तो दूसरा देश उस युद्ध में तटस्थ रहेगा। ऐसा इसलिए शर्त रखी गई क्योंकि क्रीमिया युद्ध में हमने देखा था कि किस प्रकार से रूस की हार हुई थी और उसका भी मुख्य कारण यही था कि काफ़ी सारे देशों ने फ्रांस की सहायता की थी, जिसकी वजह से रूस की हार हुई थी। तो यह निर्णय लिया गया कि अगर कोई तीसरा देश अगर रूस या फिर जर्मनी पर आक्रमण करता है तो दोनों जो पहला देश होगा वो तटस्थ रहेगा। इस संधि के अनुसार रूस और जर्मनी के बीच यह तय हुआ कि यदि उनमें से कोई भी एक देश तीसरे देश से युद्ध में फंस जाए तो दूसरा उस युद्ध में तटस्थ रहेगा। साथ ही जर्मनी में यह वादा किया कि वह बाल्कन प्रदेशों में रूस के खिलाफ या फिर रूस का विरोध नहीं करेगा। इससे जर्मनी को यह लाभ हुआ कि रूस और एवं ऑस्ट्रिया दोनों उसके मित्र बने रहे। यह बिस्मार्क की कूटनीति की विशेषता थी। इस प्रकार से उसने रूस को भी मना लिया और ऑस्ट्रिया को भी मना लिया, जबकि ऑस्ट्रिया और रूस दोनों के हित बाल्कन प्रदेश में टकराते थे। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर सभी देश जर्मनी के साथ संधि के लिए राजी क्यों हो रहे थे। तो कहीं ना कभी सभी देशों को डर था कि अगर वे शक्तिशाली देश के साथ बनकर नहीं चलते हैं तो आगे यह उनके लिए खतरा हो सकता है, और बिस्मार्क ने बड़ी ही चालाकी से उनके साथ संधि स्थापित की थी। बिस्मार्क अपने युग का सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ था, इसमें तो कोई शक नहीं है, और अपनी इन कूटनीतिक संधियों का जाल केवल वही संभाल सकता था। इन संधियों द्वारा उसने फ्रांस को मित्रहीन कर दिया। ऑस्ट्रिया और रूस दोनों के हित बाल्कन प्रदेश में टकराते थे और ऑस्ट्रिया को इटली से मनमुटाव था। फिर भी उसने पुनर्वासन संधि के द्वारा रूस से मित्रता कायम की और त्रिकूट संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया और इटली से। अब उसे जर्मनी पर फ्रांस का कोई भय नहीं रहा, क्योंकि वह अपने मनसे में कामयाब हो चुका था, वह फ्रांस को अलग थलग कर चुका था। फिर भी यह कहना तर्कसंगत है कि बिस्मार्क इन कूटनीतिक संधियों को कायम रख सकता था। रूस और ऑस्ट्रिया के हितों में काफ़ी टकराव था, अंततः उन दोनों में युद्ध होना अवश्य भावी था। जिस प्रकार से मैंने बताया कि बाल्कन प्रदेश में उन दोनों के हित आपस में टकराते थे, ठीक इसी प्रकार इटली त्रिकूट में इस आशा से शामिल हुआ था कि उसके साम्राज्यवाद के विस्तार में जर्मनी और ऑस्ट्रिया की सहायता मिलेगी। जब उसे यह इच्छित सहायता नहीं मिल सकी तो वह जर्मनी के विरोधी गुट में शामिल हो गया, अर्थात फ्रांस के साथ मिल गया। इसके अलावा
फिर भी यह कहना तर्कसंगत है कि बिस्मार्क ही इन कूटनीतिक संधियों को कायम रख सकता था। रूस और ऑस्ट्रिया के हितों में काफ़ी टकराव थे, जैसा कि मैंने बताया बाल्कन प्रदेश में उनके हित आपस में काफ़ी टकराते थे। अंततः उन दोनों में युद्ध होना अवश्य भावी था। ठीक इसी प्रकार इटली त्रिकूट में इस आशा से शामिल हुआ था कि उसके साम्राज्यवाद के विस्तार में जर्मनी और ऑस्ट्रिया उसकी सहायता करेंगे, परंतु जब उसकी इच्छित सहायता नहीं मिल सकी तो वह जर्मनी के विरोधी गुट में शामिल हो गया। इसके अलावा बिस्मार्क ने फ्रांस को यूरोप की राजनीति से अकेला कर उसे मित्र ढूंढने के लिए बाध्य कर दिया, जिससे फ्रांस में त्रिकूट संधि में अंतर्निहित पारस्परिक विरोधों का लाभ उठाकर उसने रूस से संधि कर ली। फिर भी यह कहना उचित ही होगा कि बिस्मार्क ने कूटनीतिक जाल बिछाकर जर्मनी का एकीकरण किया, फ्रांस से अल्सेस लॉरेन के क्षेत्र प्राप्त किए। फ्रांस के आक्रमण से बचने के लिए उसने रूस, ऑस्ट्रिया और इटली से संधि स्थापित कर फ्रांस को यूरोपीय राजनीति में मित्रविहीन बनाए रखा। संभव था कि बिस्मार्क की योग्यता का कोई दूसरा व्यक्ति फ्रांस को मित्रविहीन बनाए रखता, लेकिन 1890 में विलियम द्वितीय ने बिस्मार्क को चांसलर पद से हटाकर एक भयंकर भूल की। तो हम यहाँ किस प्रकार से बिस्मार्क ने अपनी कूटनीतिज्ञ के चालों की सहायता से अन्य देशों के साथ संधि स्थापित की, वह तो हमने देखा ही, और इससे पता चलता है कि वह कितना बड़ा कूटनीतिज्ञ था। परंतु 1890 ईस्वी में विलियम द्वितीय ने क्या किया, बिस्मार्क को चांसलर पद से हटाकर एक बहुत बड़ी भूल की, क्योंकि विलियम द्वितीय बिस्मार्क द्वारा स्थापित संधि को कायम रखने में सक्षम नहीं था। परिणाम स्वरूप फ्रांस, रूस तथा ग्रेट ब्रिटेन से संधि स्थापित करने में सफल रहा, और यही कारण रहा कि जब 1890 में उसे इस्तीफा देना पड़ा, अर्थात उसे हटा दिया गया चांसलर के पद से, तो पूरी राजनीति कायापलट हो गई। जो फ्रांस के साथ रूस और ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस के साथ मिल गए, और यही कारण रहा कि आगे चलकर सभी देश अलग थलग होकर प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए, और प्रथम विश्व युद्ध का ये एक कारण बना। इस तरह से बिस्मार्क की विदेश नीति यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।